हेलो दोस्तों। आज हम जनरल स्टडीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो चलिए आज का वीडियोस प्रारंभ करते हैं हम। मुग़ल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय में हम पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ और जो उत्तरोत्तर मुग़ल बादशाह थे वो कौन कौन थे और उसकी क्या नीतियाँ थीं, और साथ ही साथ जो मुग़ल साम्राज्य टूटकर जो कई छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों में बँट गया था, उन स्वायत्त राज्यों के स्थापक कौन थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका किस प्रकार से संघर्ष था। तो आइए चलते चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। मुग़ल साम्राज्य के पतन में जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है औरंगज़ेब के दक्कन के सैन्य अभियान। औरंगज़ेब के द्वारा, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब थे, उनके द्वारा दक्षिण भारत में जो सैन्य अभियान बड़े पैमाने पर किया गया और उसके कारण जो फाइनेंशियल लॉस हुआ मुग़ल सल्तनत को, उसके कारण जो मुग़ल सल्तनत फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गया, उसको एक बड़ा कारण माना जाता है मुग़ल साम्राज्य के पतन का। दूसरा एक कारण माना जाता है औरंगज़ेब की जो नीतियाँ थीं, उन नीतियों को मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। उन नीतियों में औरंगज़ेब की जो राजपूत नीति थी, उसको मुग़ल साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी माना जाता है। जिस तरह से अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बना करके मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया था, इसके विपरीत औरंगज़ेब ने जो राजपूत राजा थे उनके साथ दुश्मनी करके अपने जो मुग़ल साम्राज्य थी उसको कमज़ोर कर दिया था। इसी तरह से औरंगज़ेब की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है मुग़ल साम्राज्य के पतन का। औरंगज़ेब से पूर्व जो बादशाह थे, उनके द्वारा जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी और जो समाज के, इस देश के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग थे, उनके साथ उसके द्वारा एक सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई गई थी। धार्मिक जो भेदभाव की नीति उसको बदल दी गई थी। लेकिन औरंगज़ेब ने, जो पूर्व मुग़ल बादशाह थे, उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बदल करके जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग थे उनके साथ एक भेदभावपूर्ण धार्मिक नीति को अपनाया, जिसके कारण यहाँ के बहुसंख्यक समाज का उसको समर्थन नहीं मिल पाया। इससे मुग़ल साम्राज्य की नींव एक तरह से कमज़ोर हो गई। तो ये भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण माना गया, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। इसी तरह से मुग़ल दरबार में उमरावर के बढ़ते प्रभाव को भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। मुग़ल साम्राज्य में जो उमरावर थे, जैसे कि सैयद बंधु, इस तरह के लोगों के द्वारा जब बादशाह कमज़ोर हो गए तो उनके द्वारा किंग मेकर की भूमिका निभाई जाने लगी। एक तरह से वही लोग डिसाइड करते थे कि कौन बादशाह बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। इसके कारण भी मुग़ल सल्तनत एक कमज़ोर हो गई। और इसी प्रकार से मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए एक जो कारण माना जाता है, महत्वपूर्ण कारण, वो है विदेशी आक्रमण, जैसे एक नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का कारण, या यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो द्वारा यहाँ पर आक्रमण, युद्ध, इसको भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अब हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर मुग़ल बादशाह कौन थे और उसकी क्या नीतियाँ थीं। उत्तरोत्तर मुग़ल बादशाह में वो सभी बादशाह थे जो कि बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद सत्ता पर बैठे थे। 1707 में अहमदनगर में, दक्षिण भारत में, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 52 वर्षों में 8 सम्राटों का शासन रहा था। औरंगज़ेब की मृत्यु के तुरंत बाद उसके 3 पुत्र जो थे, मुअज्जम, आज़म और कामबख्श, इसमें जो दिल्ली की गद्दी थी उसको लेकर के लड़ाई होने लगी और अंततः 1707 में जाजों की लड़ाई में मुअज्जम ने आज़म को हराकर मुग़ल सत्ता को प्राप्त किया था। और इसी मुअज्जम ने अपना नाम बदल करके बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुग़ल सत्ता की गद्दी पर संभाला था। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की क्या नीतियाँ थीं, देख लेते हैं। 65 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा गद्दी संभाली गई थी। इनके द्वारा
मराठाओं और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई गई। जैसा कि पहले मैंने कहा थे कि औरंगज़ेब से पूर्व के जो बादशाह थे उनके द्वारा यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे राजपूत मराठा, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाता था। और यही इसी नीति को फिर बहादुर शाह प्रथम द्वारा फॉलो किया गया और मराठा और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई गई। इसी जैसे कि मराठाओं के जो सरदार थे संभाजी के पुत्र शाहू जी, उसको मुग़ल कैद से आज़ाद किया था बहादुर शाह प्रथम ने, जिसको कि औरंगज़ेब ने कैद करके रखा हुआ था। इसी तरह से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया बहादुर शाह प्रथम ने। जैसे कि अंग्रेज़ों औरंगज़ेब द्वारा जो जजिया कर लगा दिया गया था हिंदुओं से वसूली के लिए, उसको इसने पूरी तरह से बंद करवाया। इसी तरह से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को सम्मान दे करके, उनको पद और ओहदा मनसब दे करके जो सिख जो राज्य थे उनका भी समर्थन इसके द्वारा प्राप्त किया गया। इन सब सुधार के बावजूद बहादुर शाह प्रथम को लोग शाहे बेखबर कहते थे, क्योंकि राजकीय जो कार्य थे इसमें कम ही ये रुचि लेते थे। अंत में सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह प्रथम के बाद दूसरे जो बादशाह मुग़ल सत्ता पर बैठे वो थे जहांदार शाह। सत्ता की प्राप्ति में इसके अमीर उमरा वर्ग के जुल्फ़िकार खान ने मदद किया था इसको, लेकिन इस पर जहांदार शाह पर लाल कुंवर और सुभाष चंद्र जैसे एक चाटुकार जैसे लोगों का प्रभाव था। और इसके द्वारा कृषकों से भू लगान वसूली के लिए इजारा प्रथा, जिसको कि ठेके पर लगान वसूली की प्रथा भी कहा जाता है, उसको बढ़ावा दिया गया। इनके द्वारा आमिर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी गई और उसको मालवा की सूबेदारी दे करके राजपूतों का जो समर्थन था उसको प्राप्त किया गया। इसी तरह से इसके द्वारा मारवाड़ के अजीत सिंह के महाराजा की उपाधि दे करके और गुजरात की सूबेदारी इसको प्रदान किया। मराठाओं से भी इसके द्वारा संबंध बेहतर करने के प्रयास किए गए। मराठाओं को इनके द्वारा दक्कन में चौथ और सरदेशमुख कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया। चौथ और सरदेशमुख एक तरह से भू लगान ही था जो कि दक्षिण भारत में वसूला जाता था कृषकों से। इन सब के बावजूद जहांदार शाह को एक लंपट मूर्ख लोग कहते थे। लंपट मूर्ख की उपाधि उसको दिया गया था, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम की तरह ये भी राजकीय कार्यों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। अंत में सैयद बंधुओं की मदद से, जो सैयद बंधु जो अमीर उमरा वर्ग के लोग थे मुग़ल दरबार के, उनकी मदद से शाहजादा फर्रुख शेर के द्वारा इसको सत्ता से बेदखल कर हत्या करवा दिया गया था। अगला जो बादशाह हुआ वो फर्रुख शेर हुआ। इस जैसा मैंने पहले बताया कि सैयद बंधुओं के सहयोग से जिसने सत्ता को प्राप्त किया था। इसने सत्ता में आते ही सबसे पहले जो सिख नेता बंदा बहादुर, जो कि काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे पंजाब के क्षेत्र में, उनकी हत्या इसने करवा दिया। और बाद में सैयद बंधुओं के साथ इसके संबंध खराब हो गए और सैयद बंधुओं ने ही इसको सत्ता से बेदखल कर इसको हत्या करवा दिया था। इन सब के बावजूद फर्रुख शेर को भी लोग घृणित कायर जैसा उपाधि दिए गए थे इनके लिए। अगला जो बादशाह था वो मोहम्मद शाह था, जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था। इसने सैयद बंधुओं के सहयोग से ही सत्ता को प्राप्त किया था और इसी कारण से सैयद बंधु को, जो अमीर उमरा वर्ग के लोग थे, उसको शासक निर्माता कहा जाने लगा। अंत में सैयद बंधुओं की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए मोहम्मद शाह ने इन दोनों भाइयों की हत्या करवा दिया था। मोहम्मद शाह ने एक अच्छा काम ये किया था कि उसने जजिया कर जो हिंदुओं से वसूला जाता था उसको अंतिम रूप से बंद करवा दिया गया था। इन सब के बावजूद मोहम्मद शाह को एक रंगीला बादशाह कहा जाता था। इतिहास में इसको रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई है। मोहम्मद शाह के समय में ही जो मुग़ल साम्राज्य थे वो टूटकर कई हिस्सों में बट गए और कई इंडिपेंडेंट राज्य, स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ था। जैसे निज़ामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद में इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह से मुर्शिद कुली खां द्वारा बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया और सादत खां द्वारा अवध, जिसको कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था अवध, उसको स्थापित किया गया। इसी तरह से भरतपुर मथुरा को बदन सिंह जाट द्वारा स्थापित किया गया। मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर बड़े बड़े आक्रमण हुए, जिसमें कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का आक्रमण हुआ, नादिर शाह का आक्रमण हुआ और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था।
नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नादिर शाह ईरान के शासक थे और अहमद शाह अब्दाली भी ईरान के शासक थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था और वहीं दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली को भी युग का मोती या दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना को हराया था और दिल्ली पर आक्रमण करके उनके द्वारा तख्ते ताउस, वो जो तख्त थे जिस पर शाहजहाँ बैठते थे, और कोहिनूर हीरा, उन सबको लूट करके ये ईरान चले गए थे वापस। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में, चूँकि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई थी। अगला जो मुग़ल बादशाह था वो अहमद शाह था। इसी तरह से अगला मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय था जिसका मूल नाम अजीजुद्दीन था। और अगला मुग़ल बादशाह इसी तरह से शाह आलम द्वितीय था जिसका मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच में, जिसमें बंगाल के नवाब की तरफ से अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत भी थी और मुग़ल बादशाह और बंगाल और अवध के नवाब की हार हुई थी। हार के बाद अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि की गई और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुग़ल बादशाह को अपना पेंशनर बना लिया था अंग्रेज़ों ने। शाह आलम द्वितीय के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शाह आलम द्वितीय को अंततः अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा करके जो सिंधिया मराठा सरदार थे उनके द्वारा संरक्षण में दिल्ली पर गद्दी पर फिर दोबारा बैठाया गया था। लेकिन जो रोहेला सरदार थे उसके द्वारा शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था और अंत में 1803 में इसी के समय में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। शाह आलम द्वितीय तक आते आते मुग़ल बादशाह नाम मात्र के ही बादशाह रह गए थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के संरक्षण में अकबर द्वितीय इनके पुत्र को बादशाह बनाया गया और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे, उसको अंग्रेज़ों के संरक्षण में ही मुग़ल बादशाह बनाया गया। ये दोनों जो बादशाह बने वो एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक ही बादशाह थे। अब दिल्ली पर और पूरे भारत पर लगभग अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफ़र द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था, भागीदारी किया गया था, जिसके कारण अंत में अंग्रेज़ों द्वारा इसको रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उत्तरोत्तर मुग़ल बादशाह जितने भी थे यही सारे थे और उनकी यही नीतियाँ थीं। अब हम देखते हैं कि जो मुग़ल बादशाह मुग़ल साम्राज्य के टूटने के बाद जो छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों को उदय हुआ था वो कौन कौन से राज्य थे और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों से किस तरह से संघर्ष हुआ और अंग्रेज़ों का भारत में किस प्रकार से सत्ता स्थापित हुआ, उसको देखते हैं आगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे अवध, जिसको कि हमने बताया कि सआदत खान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इनके द्वारा अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई के कारण इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। जो अगला अवध का नवाब था उसका नाम था सफदरजंग, जो कि मुग़ल वज़ीर भी थे। इसी तरह से अगला नवाब थे शुजाउद्दौला, जिसके द्वारा पानीपत तृतीय युद्ध में और बक्सर युद्ध में पार्टिसिपेशन किया गया था। अंतिम जो अवध के नवाब थे उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, जिस पर कि कुशासन का आरोप लगा कर के अंग्रेज़ों ने इस पर अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य था, स्वायत्त राज्य, वो था हैदराबाद, जिसकी स्थापना चिनक्लिज खान, जिसको कि आसफ़ जाह निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। आसफ़ जाह निज़ामुल मुल्क बेसिकली मुग़लों के ही वज़ीर थे, मुग़लों के ही सिपहसालार थे, लेकिन मुग़ल बादशाह की नीतियों से दुखी होकर के इनके द्वारा मुग़ल सत्ता से अलग होकर के हैदराबाद एक अलग राज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन फिर भी मुग़ल जो सूबेदार थे उनसे उनकी लड़ाई होती थी और अंत में शकूरखेड़ा के युद्ध में मुग़ल सूबेदार को हरा करके इसने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था। हैदराबाद ही पहला राज्य था जिसने कि अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि क्या थी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे तो वो जो छोटे छोटे राज्य थे मुग़ल साम्राज्य से जो अलग हुए थे उनके साथ उसने एक सहायक संधि किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य के भीतर
अंग्रेज़ों की मदद के लिए एक सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी और उनको एक वादा करना पड़ता था कि कभी भी उसको अगर ज़रूरत पड़ती है सेना की तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से समर्थन लेंगे, सेना लेंगे और इसी तरह से उस राज्य में अपनी एक प्रतिनिधि को वो रख देते थे इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण जो राज्य थे जो अलग हुए वो थे कर्नाटक। इसको सादतुल्ला खां ने स्थापित किया था। अंग्रेज़ों के समय में जो लॉर्ड वेलेस्ली उसके गवर्नर जनरल थे कर्नाटक नवाब पर, उनके विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर कर्नाटक पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह से राजपूत राज्यों में सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्वतंत्र जयपुर राज्य की स्थापना की गई थी। राजपूत जयपुर की भी स्थापना की गई थी। सवाई जयसिंह को जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थे, जो अनुसंधान थे, खगोलीय अनुसंधान, उसमें विशेष रुचि थी। इसी कारण से उनके द्वारा अनुसंधान के लिए मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी सेंटर की स्थापना की गई थी। देश के 4 हिस्सों में 4 जगहों पर इनके द्वारा मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी सेंटर की स्थापना की गई थी। पहला था मथुरा, दूसरा था उज्जैन, तीसरा जयपुर और चौथा दिल्ली था। इसके द्वारा खगोलीय पुस्तिका का भी निर्माण किया गया था जिसका नाम उसने दिया था जिज मुहम्मद शाही। इसी तरह से अगला जो राज्य था स्वायत्त राज्य वो था भरतपुर, जिसको चूड़ामन और बदन सिंह नाम के सरदार ने स्थापित किया था। इसी के एक महत्वपूर्ण नेता थे सूरजमल, जिसको कि जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। एक और महत्वपूर्ण राज्य थे रुहेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के पास स्थापित किया गया था। इसको वीर दाऊद और अजीमुल्ला द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण राज्य थे वो थे मैसूर। मैसूर बेसिकली पहले विजयनगर का ही एक हिस्सा था। विजयनगर महान साम्राज्य जो विजयनगर था, लेकिन तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार के बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और उस पर वाडियार वंश का शासन था। वाडियार के मंत्री देवराज और नंदराज के समय में हैदर अली नाम के एक डिंडी कुल के सेनापति का उदय हुआ। जब मैसूर पर हैदराबाद की निजाम और मराठाओं का आक्रमण हो रहा था, तो उस समय हैदर अली ने मराठाओं और अंग्रेज़ों से और निजाम से अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए उसने राज्य की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था और यहीं से हैदर अली एक मैसूर के एक स्वतंत्र राजा के रूप में वो अपना सत्ता कायम करने में कामयाब रहे थे। डिंडीगुल में उसके द्वारा हैदर अली के द्वारा बड़े पैमाने पर सैनिक सुधार भी किए गए थे। जैसे फ्रांस के सहयोग से उसके द्वारा एक आर्सेनल बेस शस्त्रागार बनवाया गया था। हैदर के बाद उनका पुत्र टीपू राजा बना। टीपू भी काफ़ी प्रतिभाशाली थे, उनके द्वारा कई सुधार किए गए थे। जैसे कि नई मुद्रा को लॉन्च किया था उसने, नई मापतौल व्यवस्था को लाया था, नई ईयर को चलाया, संवत को चलाया, खुद सुल्तान की उपाधि धारण किया और अपने नाम के सिक्के चलाए। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवता और हिंदू संवत की उकेरी हुई आकृति के भी सिक्के उनके द्वारा चलाए गए। अरबी भाषा को उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया और पश्चिमी शैली पर जो प्रशासनिक सुधार थे उनके द्वारा संपन्न किया गया। उसी समय में फ्रांस में क्रांति चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से वो काफ़ी प्रभावित थे और फ्रांसीसी क्रांति में जो आज़ादी के लिए जो एक संगठन बना था जिसको जैकोबियन क्लब कहा जाता था, उस जैकोबियन क्लब की उसने एक प्रतीकात्मक स्थापना की और उसकी सदस्यता ग्रहण भी किया था उसने। फ्रांस और मैसूर के बीच में मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने लगवाया था। उसके द्वारा अरब तुर्की में दूत मंडल भेजकर उससे दूसरे देशों से मित्रता स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था। इसी तरह से अंग्रेजी नौसेना से मुकाबला के लिए टीपू सुल्तान द्वारा नौसेना बोर्ड और पोत निर्माण घाट डॉकयार्ड का भी निर्माण कराया गया था मैसूर राज्य में। इसने आधुनिक उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में एजेंट भी नियुक्त किया था। इसने ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त करके एक तरह से ज़मीन जो कृषक थे उसको भी राहत प्रदान करने का प्रयास किया था। टीपू सुल्तान के इन्हीं सब सुधारों के कारण मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था और अंग्रेज़ों को एक बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में इनके द्वारा पेश किया जा रहा था। यही कारण है कि अंग्रेज़ जो है टीपू सुल्तान को एक सीधा साधा दैत्य अपना समझता था, जो मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल उसको कहकर उसको संबोधित करते थे। अंत में अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में युद्ध हुई। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए।
दो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के समय में संपन्न हुआ और अगला दो आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के साथ हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में वारेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी और मद्रास की संधि से युद्ध को किसी तरह से समाप्त किया गया था। द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें कि पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की युद्ध में हार हुई और युद्ध में घायल होने के कारण ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे और उनके द्वारा अंग्रेज़ों के साथ मंगलौर की संधि करके युद्ध को किसी तरह से समाप्त किया गया था। इसी तरह से टीपू सुल्तान के समय में 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और इस तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसके बाद टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा था और जब तक कि पूरा मुआवजा नहीं दे देते थे तब तक कि टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र को गिरवी के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा था। इस युद्ध की एक खासियत ये थी कि इस युद्ध से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो उस वक्त के दक्षिण भारत के 2 महान शक्ति थी, एक मराठा एक निज़ाम, उनको अपने साथ मिला लिया गया था। लेकिन इन मित्रता के बावजूद भी अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य था कि किसी भी रूप में मराठा और निज़ाम को युद्ध का जो जीता हुआ क्षेत्र है ज़्यादा ना मिले। इसी कारण से कॉर्नवालिस ने इस समय युद्ध की समाप्ति के बाद कहा था कि बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु को कुचल दिया। मतलब कि हमने शत्रु को टीपू सुल्तान को कुचल दिया, लेकिन साथ ही साथ मित्र जो थे हैदराबाद के निज़ाम और मराठा उसको शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इसी तरह से अगला जो अंतिम युद्ध हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में वो 1799 में हुआ था और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसमें टीपू की अंततः हार हो गई और मृत्यु हो गया था और अंतिम रूप से मैसूर को अंग्रेज़ों द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब अगला जो महत्वपूर्ण एक और राज्य था जो मुग़ल सत्ता से अलग हुआ था, वो पंजाब का राज्य था। पंजाब का राज्य वैसा क्षेत्र था जहाँ पर हमेशा आक्रमणकारी आते रहते थे और एक तरह से असंगठित क्षेत्र के रूप में पंजाब था। इसलिए सबसे पहले पंजाब को संगठित करने का प्रयास किया गया। संगठित करने का प्रथम प्रयास हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। उसके द्वारा खालसा की स्थापना करके पंजाब के सिखों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। बाद में सिखों के ही एक बहुत बड़े एक सेनापति बंदा बहादुर के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। बंदा बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण देव और उसकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण उसके जो अनुयायी थे, उनकी जो जनता थी, उनको सच्चा बादशाह भी कहते थे। बाद में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब का राज्य काफ़ी बिखरा हुआ था और इसको फिर से दोबारा संगठित करने के लिए खालसा दल की स्थापना की गई थी कपूर सिंह और जस्सा सिंह के द्वारा। खालसा दल भी बाद में 12 टुकड़ों में बट गया था। 12 टुकड़ों को ही सिख भाषा में मिसल कहा जाता है। 12 मिसल में विभाजन हो गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिसके राजा महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बाद में पंजाब के पूरे क्षेत्र को संगठित करके एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं, इसकी नीतियों के बारे में। इसने पंजाब को संगठित किया, लाहौर को राजधानी बनाया और अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि किया। अंग्रेज़ों के साथ संधि करके उसने एक तरह से जो पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार था उसका आश्वासन अंग्रेज़ों से लिया। इसी तरह से उसने जो अफ़गानिस्तान में जो सत्ता की लड़ाई चल रही थी शाह शुजा और उसके भाइयों के बीच में, उसमें उसने शाह शुजा को समर्थन दे करके उसको शरण दिया था और वो कोहिनूर हीरा जो कि नादिर शाह कभी लूट के लेके गए थे भारत से, उसको वापस उसने प्राप्त किया था उससे। रंजीत सिंह के द्वारा जो सेनाओं का गठन किया गया तो वो काफ़ी शक्तिशाली थे। एशिया में दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी और इसकी सेनाओं को फौज आइन कहा जाता था। इनके द्वारा नानक शाही सिक्के का प्रचलन किया गया था और अंग्रेज़ों के द्वारा
इसकी जो शक्ति थी, इनकी जो कार्यशैली थी, उनको देखते हुए इसको छोटे आकार का बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता था। जब तक रंजीत सिंह की सत्ता थी पंजाब में, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके संघर्ष न के बराबर ही रहे। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके जब उत्तराधिकारी आए तो वो कमज़ोर थे और उसके साथ अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई उनके साथ। इसमें दो लड़ाई हुई अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में। सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 के बीच में। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और रंजीत सिंह की तरह के जो उत्तराधिकारी थे उसके अल्पायु पुत्र, जिसकी उम्र अभी काफ़ी कम थी, उसका नाम था दिलीप सिंह, और उसकी माँ महारानी जिंदन थी। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि से लाहौर को एक अधीनस्थ राज्य अंग्रेज़ों ने बना लिया था। बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच में, जिसमें चिलियानवाला युद्ध और गुजरात के तोपों के युद्ध में सिखों की अंतिम रूप से पराजय हो गई और पंजाब पर एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। पूर्वी भारत में बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य था जो कि मुग़ल सत्ता से अलग हुआ था। जैसा कि हमने पहले बताया वीडियो में कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की स्थापना की गई थी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्य शामिल था। मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही राजधानी जो ढाका पहले थी उसको हस्तांतरित करके मुर्शिदाबाद स्थापित किया गया था। इनके द्वारा जो किसानों से लगान वसूला जाता था उसको ठेके पर दिए जाने की प्रथा के इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। बंगाल में मुर्शिद कुली खां के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए वो सरफराज खान आए थे, लेकिन उसकी सरफराज खान की नीतियाँ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से गिरिया के युद्ध में उन्हीं के जो उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान थे उनके द्वारा उनको सत्ता से हटा करके बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बन गया था। अलीवर्दी खां एक ताकतवर बादशाह थे, एक ताकतवर नवाब थे बंगाल के, जिसके कारण उसका ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव होना प्रारंभ हो गया था। और यही कारण है कि अलीवर्दी खान ने उस समय यूरोपियों के बारे में कहा था, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों के बारे में, कि अगर इसको न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और यदि इसको छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार देंगे। ये स्टेटमेंट उसने अंग्रेज़ों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में कहा था। बाद में अलीवर्दी खान के जब उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे तो उसका अंग्रेज़ों के साथ खुला लड़ाई होना प्रारंभ हो गया, और 1757 के प्लासी के युद्ध में, जिसमें अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र से सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल पर अंतिम रूप से कब्जा कर लिया था। तो हमने देखा इस तरह से कि किस तरह से मुग़ल साम्राज्य से टूट करके जो छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे उसका ईस्ट इंडिया कंपनी से किस प्रकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, और उस संघर्ष के बाद किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके छोटे छोटे सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते गया। तो आज के लिए आधुनिक भारत के इस वीडियोज़ में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, जिसमें हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या क्या फिर नीतियाँ रहीं। थैंक यू सो मच।